हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी को भी पढ़ना जरूरी है। इससे भी क्वेश्चन पूछे क्या जाएंगे, खत्म करना भी पड़ेगा ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हम्म, पहला क्वेश्चन है कि भूमि सुधार के विषय में कौन कानून बनाते हैं। तो भूमि सुधार के विषय में राज सूची कानून बनाती है। आपको पता ही होगा कि राज सूची जो है ना, वो बनाती है हमारे संविधान के जो भी 7वीं शेड्यूल दिया गया ना, उसमें आपको पता होगा कि 7वीं शेड्यूल में क्या है, तीन तरह का आरक्षण, तीन तरह का रूल्स दिए गए हैं। एक तो दिया गया है कि जो हमारे संघ सूची है ना, उसमें आपको पता है 97 विषय दिए गए हैं। जो संघ सूची बनाएगा मतलब संसद, संपत्ति सूची में क्या बोला गया कि आप 47 अनुच्छेद पे कानून बना सकते हो, और राज्य सूची में बोला गया है कि 66 विषय दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी में एक भूमि है, भूमि सुधार। देखो, भूमि सुधार हो गया, पुलिस हो गया, कृषि हो गया, सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं कि पंचायतों के संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, ये पढ़ते हैं पूरा A to Z। देखो, सबसे पहले पंचायतों की संवैधानिक दर्जा की बात करें तो ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये आता है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन वाकई में अगर मैं इसकी पूरा A to Z पढ़ूं, मतलब पूरा A to Z पढ़ूं, तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान में ये क्या दिया गया है, हमारे संविधान में ये क्या भाग 9, भाग भाग 9, भाग 9 में ये दिया गया है, पंचायती जोड़ा गया है। इसका अनुच्छेद देखोगे तो 243 से 243 ओ तक है, 243 ओ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, मतलब पूरा। अब देखो, अब जब भारतीय संविधान की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि ये तुरंत संवैधानिक दर्जा मिल गया। इसकी प्रभावी अगर आप देखोगे ना तो 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हो गया था। संशोधन कौन सा हुआ था, 72वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। जैसे देखो, अगर आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हो तो एक बलवंत राय मेहता समिति था। आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया था। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने सिफारिश की थी कि 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली की व्यवस्था किया जाएगा। उद्देश्य यही था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को स्थानीय नियंत्रण पे बढ़ावा देना। इसी के बाद में आपको पता होगा कि 1959 में राजस्थान में, नागौर जिला के राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था हुई थी। फिर आया एक 1977 में अशोक मेहता समिति आया, जो 2 स्तरीय व्यवस्था बताया, जिला मंडल और पंचायत, जिला मतलब जिला और मंडल पंचायत, ये बताया। और पंचायतों को जो राजनीतिक शक्ति केंद्र बताने की बात कही थी, कौन, अशोक मेहता समिति। ये आया बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में। एक आया 1985 में, 1985 में किसका आया, 1985 में आया, रुको भाई, हाँ, 1985 में जो आया, 1985 में किसका आया, ये आया इसका जीवी राव समिति और LM सिद्धवी समिति। देखो, 1985 में जो आया था ना, 1985 में जो आया था वो जीवी राव समिति था, और 1986 में जो आया, 1986 में वो आया किसका, LN सिद्धवी समिति, LN सिद्धवी समिति। उसी में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, और इसी के आधार पे 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, और बाद में भारत के संविधान में इसको शामिल किया गया। तो देख रहे हो ना, बहुत बड़ा इतिहास रहा। ऐसा इतना जल्दी नहीं मिल गया, क्योंकि हमारे को पता ना, कुछ समय अंग्रेज जो थे ना, लोकल बॉडी पे जो हमारे देश के जो अंग्रेज जो लोग थे, तो पता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त ये सब लाए थे, उसी के आधार पे था। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। देखो, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति,
ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया। 1959 में राजस्थान में और नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति आए। अशोक मेहता समिति, इन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था की बात की थी और बोला था कि पंचायतों को एक राजनीतिक शक्ति केंद्र बनाने की बात किया गया था। फिर 1985 में जीवी राव समिति आया और 1986 में एल.एन. सिद्धवी समिति आया और यही एल.एन. सिद्धवी समिति ने संवैधानिक दर्जा दिया और 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसी की बात किया गया। पता है यहाँ पे जो महिलाओं की अगर आरक्षण की बात करें ना तो 1/3 है, इसमें सीटों का आरक्षण सब है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? इसका अनुच्छेद भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद आगे पढ़ेंगे जब अगर आएगा तो। ठीक है, फिर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष प्रावधान किया गया। देखो, जब हम लोग अनुसूची पढ़ते हैं ना, अनुसूची जब पढ़ते हैं तो एक पश्चिमी पढ़ते हैं और एक छठी पढ़ते हैं, याद होगा। एक पश्चिमी पढ़ते हैं और एक छठी पढ़ते हैं। आपको पता होगा पश्चिमी में और छठी में दोनों अनुच्छेद है ना, सॉरी अनुच्छेद नहीं, अनुसूची, अनुसूची आप पढ़ते हो तो अनुसूची में यही बोला गया ना कि क्या बोलते हैं, तो देखो ये जो अनुसूचित है राज्यों और अनुसूचित प्रशासन का, ये पावर राष्ट्रपति को दिया गया है कि ये राष्ट्रपति कोई भी जगह अपना क्या कर सकता है, मतलब घोषित कर सकता है। ये राष्ट्रपति जी को पूरा पावर दिया गया है। ठीक है, पूरा पावर राष्ट्रपति जी को दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं कि संविधान के किस अनुसूची में है। देखो, किस अनुसूची में है ये भी पढ़ना है, किस अनुच्छेद में है ये भी पढ़ना है, तभी तो आपको समझ आएगा। किसकी पावर है ये करने का, ये भी पढ़ना है। समझ रहे हो? हाँ, तो ये होती है, ये कौन सा है, आप अगर आंसर देखोगे ना तो ये इसका पश्चिमी अनुसूची हो जाएगा, इसकी पश्चिमी अनुसूची। आंसर तो मैं नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ बताता हूँ, तो इसका हो जाएगा पश्चिमी अनुसूची में। लेकिन क्यों, इसको देखो डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल पढ़ना हमारा काम है, आंसर बताना ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, देखो तो ये समझ में आ गया ना कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों के जो भी प्रशासन और नियंत्रण होंगे वो उपबंध है, तो पश्चिमी अनुसूची में है। कौन करेगा, ये राष्ट्रपति महोदय जी के पास पूरी पावर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना, पश्चिमी अनुसूची में। अब देखो मैं बात करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, पश्चिमी अनुसूची जो है ना, फिफ्थ शेड्यूल, इसी में बात किया गया ना कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनजाति आबादी, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति को भी बचाना उन लोगों को पड़ता है, अपना कल्चर को। तो उसके लिए सांस्कृतिक रक्षा करना, उनको समान विकास के लिए संविधान ने पूरा प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए पश्चिमी अनुसूची उन लोगों के लिए स्पेशल रख दिया गया है। इसी में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, अब आती है कि ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 244 में है। ये 244 में बोला गया है, 244 में ये काम राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। ठीक है, 244 में किया गया है एक में। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के 244 में ये कहा गया। अब घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय जी ये घोषित करते हैं 244 के तहत। 244 के तहत राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, कर भी सकता है और हटा भी सकता है, ये ध्यान रखना। और राज्यपाल की भी भूमिका होती है कि जो विशेष शक्तियां है ना वो राज्यपाल के प्रशासन से रूप में रहता है। ठीक है, और वहां पे जनजातीय सलाहकार भी बनाया जाता है, एडवाइजरी काउंसिल्स भी बनाया जाता है। और समय समय पे आप देखोगे ना तो राज्यपाल क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया देखोगे ना राज्य हमारे, वहां पे आप देखोगे तो लागू है। जैसे झारखंड में कहाँ है, झारखंड में सिंहभूम दुमका, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, इस समय आप देखोगे तो है। ठीक है,
समझ में आ गया। अब देखो छठा शेड्यूल भी है। छठा शेड्यूल आपको याद होगा, जो हमारा छठा संविधान के छठा शेड्यूल, ये तो पांचवा शेड्यूल में बोला गया है। छठी अनुसूची में क्या बोला गया? देखो छठी अनुसूची जो है ना, वो उसमें फिक्स कर दिया गया है एक तरह से, कि जो भी राज्यों के जनजातीय क्षेत्र होंगे ना, उसको फिक्स कर दिया गया कि 4 राज्य लागू होंगे: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कौन सा? ये तो पश्चिमी अनुसूची हो गया ना। छठी अनुसूची की मैं बात कर रहा हूँ। छठी अनुसूची में उसमें सिर्फ 4 राज्य है। एक है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, वहां पे भी राष्ट्रपति जी ये काम करते हैं, लेकिन ये राज्य को फिक्स कर दिया गया है। समझ रहे हो ना? और उसमें देखो, इसमें है ना पश्चिमी अनुसूची में अनुच्छेद 241 के तहत ये काम किया जाता है। यहाँ पे 244(2) के तहत करते हैं। यहाँ पे 244(1) के तहत, यहाँ पे 244(2) के तहत। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो आप? मतलब देखो, छठी अनुसूची में कहा गया ना कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी, ये बनाया जाएगा, ताकि स्थानीय जो भी जनजातीय समुदाय है ना, उनको पूरी तरीका से पावर मिले। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, जिसमें पता है 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य सीधे चुने जाते हैं और 4 सदस्य जो होते हैं ना, वो राज्यपाल के द्वारा कानून मतलब होते हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है। उनके पास बहुत सारे पावर होती है। जो बनाया जाता है ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, उसके पास बहुत सारे पावर होती है। विधायी शक्तियां उनको खुद दे दिया जाता है कि आप जंगलों का खुद आप रक्षा कीजिए, कृषि, पशुपालन, स्थानीय व्यापार, विवाह उत्तराधिकारी कौन होगा, जो भी उनका रीति रिवाज है वो कौन करेगा, ये सब। परंतु जो कानून है वो राज्यपाल की स्वीकृति से ही आवश्यक हो पाता है। ठीक है, उनके पास न्यायिक शक्ति, बहुत सारा पावर दे दिया जाता है, कार्यपालिका शक्ति दे दी जाती है, विधायी शक्ति भी दे दी जाती है, राज्यपाल का भूमिका भी होती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 5 नहीं, सॉरी, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के बारे में मैंने डिटेल बता दिया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक युग में सही है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है? नहीं, दूसरा भाग है ये क्या बोलते हैं, नागरिकता है। नागरिकता, तो ये तो नहीं होगा। नागरिकता नहीं, नागरिकता है ना। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है? नहीं, दूसरा भाग नागरिकता है। संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य? बिल्कुल। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशकता? नहीं, वो चौथा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो, भाग दूसरा जो है वो राज्य नागरिकता है, भाग तीसरा मौलिक अधिकार है, चौथा जो है वो चौथा ए मौलिक कर्तव्य है, और संविधान का 5वां भाग पता है क्या है? कार्यपालिका है। तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 के सी। 4 के सी। खरा, पचमा क्या है? सरकार द्वारा जो शुल्क और कर लगाने का जो अधिकार है, वो संविधान के किस अनुसूची में है? समझ रहे हो ना? तो ये 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में देखो, इसके बारे में भी पूरा डिटेल पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद पता है 266 में है। 266 में, अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद भी पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे अनुच्छेद भी आएगा पढ़ने के लिए, टेंशन नहीं लेना। देखो, मेरा काम वो नहीं है भाई कि मैं तुमको आंसर निकाल के बता के निकल दूं, नहीं। मैं मतलब पोस्टमार्टम करता हूँ हर एक क्वेश्चन का, पूरा डिटेल। यही तो एक अच्छे स्टूडेंट की प्राथमिकता होनी चाहिए। अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छे स्टूडेंट का आप भी यही किया करो, ताकि टेंशन ना हो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है? सरकार द्वारा जो शुल्क और कर लगाने का अधिकार है ना, वो 7वीं अनुसूची में। अब कहोगे 7वीं अनुसूची में क्यों? बिल्कुल 7वीं अनुसूची में है ना। समझ में आ गया? आंसर तो पता चल गया, 7वीं अनुसूची होगा। लेकिन क्यों, देखो बताते हैं। हमारे संविधान में आपको पता है 7वीं अनुसूची में 3 तरह का सूची बनाया गया है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। सभी को पता है कि संघ सूची में 97 विषय है, समवर्ती सूची में 47 विषय है और इसमें 66 विषय है। सब में कानून बनाने का प्रावधान दिया गया।
और ये है जो ना, ये 246 के तहत है, सॉरी 246, मैंने 246 लिख दिया था, सॉरी 246 के तहत ये है, क्रियापन से संबंधित है, क्रियापन से मतलब 246 के तहत, सॉरी 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 सॉरी, क्या नहीं नहीं नहीं, मैं सही लिखा हूँ, देखो जो गलती होगा तो थोड़ा सुधारना भाई, मैं भी एक इंसान हूँ। देखो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ना कि आपको पूरा नॉलेज दूँ A to Z, अब आप भी कनेक्ट कर सको एक क्वेश्चन को एक दूसरे से। कनेक्ट अगर आपने कर लिया, क्योंकि आपको तो पीटी तो निकालना नहीं है, मेंस भी पे तो निकालना है ना, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन का जहर तरीका से यूज किया जाएगा। अगर आपने 2 क्वेश्चन भी गलत किया गया। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो सबसे पहले जो 7वीं अनुसूची है ना, वो अनुच्छेद 246 में बोला गया, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 246 में सूची के बारे में बताया गया है, और ये संविधान के 7वीं शेड्यूल में है, 7वीं शेड्यूल में 246 अनुच्छेद में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इसके अनुच्छेद क्या क्या है, समवर्ती सूची में कितने, ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है। दोस्तों अब है कि जो भी देखो, जैसे जैसे इसमें क्या बोला गया है कि सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अनुच्छेद कौन सा है। तो देखो आपको पता होगा कि 246 में संघ और राज्य के जो भी विधायी शक्तियां है ना, 7वीं अनुसूची में ये दिया गया है, ठीक है। और कर लगाने वाला भी, कर लगाने वाला कौन सा अनुच्छेद है, 246 में तो समझ में आ गया, 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, 246 में समवर्ती सूची से रिलेटेड है, सॉरी संघ का है, पूरा पार्ट बोला गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं अनुसूची, आंसर तो पता चल गया, ठीक है। देखो अब इसका अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं, इसका अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका अनुच्छेद पढ़ते हैं, 246 जो है ना, वो 7वीं शेड्यूल की बात किया गया, अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची, मतलब संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7वीं शेड्यूल में केंद्र और राज्यों के कराधान को बांटा गया है 7वीं अनुसूची में। और अगर संवैधानिक आधार देखें, मतलब संविधान में इसको कहाँ लिखा गया है, तो 246 में, ठीक है। एक है अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 क्या कहता है कि जो कराधान का मूल सिद्धांत होगा, मतलब जो टैक्सेशन का रूल होंगे ना, कि मतलब कोई भी कर तभी लगाया जा सकता है जब संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा कानून किया जाए। मतलब 265 में ये बोला गया है कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार बिना मतलब के कानून नहीं, मतलब बिना मतलब के टैक्स नहीं वसूल सकती। कोई भी टैक्स वसूलना होगा तो पहले उसको, उसके लिए क्या करना होगा, कानून बनाना होगा। ये बात 265 में कहा गया है, मतलब सीधा कहा गया है ना, नो टैक्स शैल बी लिव्ड और कलेक्ट एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इनको कानूनी बनाना पड़ेगा। मतलब इस अनुच्छेद नागरिकों की रक्षा करता है, अधिकारों की रक्षा करता ना, कि सरकार मनमानी ढंग से कोई टैक्स ना वसूले। देखते हो ना, हर टैक्स वसूलने के पीछे एक रूल होती है, नियम होती है, तब आपको उसे वसूला जाएगा, ठीक है। और 246 में यही बोला गया, 246 में कहा गया कि जो भी विधायी शक्तियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, ये है, इसमें तीन तरह का लिस्ट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सा अनुच्छेद में, 246 में। 265 को मैंने बताया। 268 में देखो क्या कहा गया, 268 में कहा गया है कि केंद्र द्वारा जो भी वसूले गए कर, मतलब टैक्स, उसको राज्य को भी दिया जाएगा। ये प्रावधान 268 में बोला गया। जैसे मानते हो ना कि कुछ ऐसा कर होती है ना जो केंद्र सरकार वसूलती है, लेकिन उसको राजस्व को, मतलब कुछ राजस्व राज्य सरकार को भी देना पड़ता है, जैसे स्टम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, मेडिसिन, टॉयलेट, ये सब। फिर है देखो अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269 क्या कहता है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे कर, मतलब जब व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो उस पर कर लगाने वाला
केंद्र वसूलता है लेकिन राज्यों में बांटता है, ये 269 में कहा गया है। मतलब इसी में बोला गया है कि टैक्स ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब जब व्यापार या वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो उस पर कर लगाने या केंद्र वसूलने वाला राज्यों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे जीएसटी का जो बहुत सारे प्रावधान है ना, वो देखो 270 में कहा गया है, 270 में कहा गया है कि जो टैक्स का बंटवारा होगा, मतलब जो 270 है, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा कैसे साझा किया जाएगा, केंद्र द्वारा लगाए गए कुछ राज्यों के साथ साझा किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब। ठीक है, समझ रहे हो आप? देखो 275 है, 275 अनुच्छेद जो है ना, वो राज्यों को अनुदान दिया जाता है, उसके बारे में ये भी देखो पूछा गया है एग्जाम में, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को अनुदान दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 275 के तहत। ठीक है, 275 के तहत। और फिर आ गया 280, 280 तो आपको पता ही होगा कि वित्त आयोग है, तो हमने पूरा तरीका से समझा दिया। देखो इस क्वेश्चन से मैंने पूरा टैक्स से रिलेटेड समझाया। देखो मेरा वीडियो लंबा होगा लेकिन तुमको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। वैसे आप भी, मैं कहूँगा आप भी पढ़ो इसे। राज्य सरकार द्वारा, देखो क्या कह रहा है, राज्य सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है, तो ये है 7वीं अनुसूची में। अगर मैं बताऊं कि विधायी शक्तियां जो दिया गया है, सूची लिस्ट है, वो 246 में। 265 में कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार बिना मतलब के टैक्स नहीं लगाएगी, इसके लिए पहले उसको कानून बनाना होगा। 269 में अंतर्राष्ट्रीय टैक्स की बात किया गया है, इन इंटर स्टेट की बात किया गया। 275 में अनुदान, कोई भी राज्य को जब अनुदान दिया जाता है ना, उसकी बात किया गया है। और 270 में मैंने बता दिया केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स का बंटवारा होती है ना, वो है। और 269 में कहा गया कि अंतर्राज्यीय व्यापार पर टैक्स, मतलब जब व्यापार एक वस्तु को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो उस पर टैक्स वसूलने और राज्यों को बांटने देता है, ये सब अधिकार 269 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो अभी पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में तो याद आ ही जाएगा, तो कंफर्म है। ऑप्शन भी तो वहाँ छाटना रहता है। ये ऑप्शन तभी छाटोगे जब आपको पूरा ब्रॉड नॉलेज रहेगा और पढ़े रहोगे तभी। ऑप्शन छाटना इतना सबके बस की बात नहीं होता भाई, इतना जान लेना। वो ऑप्शन वही छाट सकता है जिसके पास पढ़ाई का पूरा डीप नॉलेज हो, हर चीज पढ़ा हो, समझा हो, बुझा हो। तब रटने वाला ऑप्शन नहीं छाट सकता, उसको खुद नहीं पता कि ऑप्शन में ये क्या, तो सिर्फ वही नजर आएगा जो रटा है ऑप्शन। ठीक है, तो ये गलत बात है, इसको डिटेल से पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा, ये तो मैंने 5वां बता दिया। छठा कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य सूची में किया गया है रेलवे पुलिस का नहीं, विद्युत का नहीं, वन का नहीं, शिक्षा का, वन का किसका? रेलवे पुलिस का। रेलवे पुलिस भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची निम्न में किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस की, राज्य पुलिस होगा ना, रेलवे पुलिस तो चलो राज्य पुलिस है, मतलब पुलिस की बात किया गया, पुलिस की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर से अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में क्या है, ये सूचियां जो है ना 246 में बोला गया है, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? अभी वर्तमान में आप देखोगे तो 12 अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में आप देखोगे तो 12 अनुसूची में है वर्तमान में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो जनगणना का है, गैस का है, बीमा का है, बैंकिंग का है। तो गैस का नहीं है, बैंकिंग का किया गया है, सीमा का किया गया है, बीमा का किया गया और जनगणना। और ये जो संविधान का जो है ना, इसमें 97 विषय दिए गए हैं जिसपे केंद्र सरकार इस विषय पे कानून बना सकता है। ठीक है, संविधान के अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती? हाँ देखो, जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी अनुसूची 6। मैंने बताया ना कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 जो है, ये स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय, मतलब जनजातियों के लिए।
अनुच्छेद 5 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को पूरा पावर दिया गया है कि कौन राज्य में कौन सा क्षेत्र में किस कहां पर हम जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 244 के तहत, अनुच्छेद 244 के तहत, अनुच्छेद 243 44 के तहत। लेकिन छठा में कहा गया है, छठा अनुसूची में, कि नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स किया गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मेघालय, असम, त्रिपुरा और मेघालय, असम, त्रिपुरा और मेघालय। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य, 4 राज्य की बात किया गया है, 4 राज्य छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखो असम तो है ही, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मणिपुर है नहीं, मणिपुर को नहीं कहा गया, तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय। देखो आर्थिक योजना की अगर हम जब बात करते हैं तो ये समवर्ती सूची में आ जाता है। आर्थिक योजना समझते हो ना, ऐसा योजना जो दोनों बनाए, केंद्र सरकार को भी अगर जरूरत पड़े तो बना सकता है, राज्य सरकार को भी जरूरत पड़े तो बना सकता है। तो इसके अंतर्गत दोनों आती है। आर्थिक योजना विषय जो है वो एक समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। और समवर्ती सूची में पता है 47 विषय दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची में पुलिस, आपराधिक मामले, देखो आपराधिक मामले जो है ना वो दोनों कानून बना सकते हैं। आपराधिक सॉरी विदेशी मामले 11 का डी। भारतीय संविधान में कौन सा विषय समवर्ती सूची की है? तो विदेशी मामले। ओ हाँ, ऑप्शन के अनुसार चलना ना। तो विदेशी मामले जो है ना समवर्ती सूची का विषय है। रेडियो टेलीविजन नहीं, पुलिस और आपराधिक मामले, विदेशी मामले समवर्ती सूची का विषय है। विदेशी मामले कभी कभी क्या होती है ना, राज सूची भी बना देती है उस पे कानून, ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 के डी। कह रहा राज सूची राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित है। तो 7वीं अनुसूची जो लैंड रिफॉर्म वाली है ना, वो पूरा पावर किसको देती है? किसको देती है? किसको देती है? रुको जी, इसका हम तो दूसरा ऑप्शन आंसर देख रहे हैं क्या? एक सेकंड भाई, मुझे लग रहा है इसका, रुको पहले तो मैं इसको हटाता हूँ, ये गंदगी जो फैला हुआ है ना यहाँ, मैं हटाता हूँ। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार तो ये हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन था कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो सम्मिलित किया गया 10वीं अनुसूची में। दल बदल है, ओ हाँ, दल बदल भी था और वो भी था। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है, देखो जी क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। रुको एक सेकेंड, मैं चेक करता हूँ। देख रहे हो ना, पूछा गया है, ये पूछा गया तो पता है क्वेश्चन पूछा गया ना, प्रीवियस लिया गया, प्रीवियस तो गलत हो नहीं सकता है। और इसमें सारा क्वेश्चन प्रीवियस ही है, तो इम्पोर्टेंट है ना ये सब। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही माना जाता है। भारत, ये तो समझ में आ गया ना, आर्थिक समवर्ती सूची होगा, ये तो समझ में आ गया। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का है तो विदेशी मामले, इसके अनुसार विदेशी मामले होगा, विदेशी मामले। देखो देखो आर्थिक योजना जो है ना, देखो आर्थिक योजना की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक योजना 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था अधिनियम में, राष्ट्र सूची से हटाकर, और 42वां संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। देख रहे हो, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है।
जो आर्थिक योजना है ना, आर्थिक योजना, ये पहले राष्ट्र सूची का विषय हुआ करता था। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या किया गया, इसको समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया नेशनल लेवल पर। क्यों किया गया, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों ही योजना ऐसा होते हैं ना, विकास कार्यक्रम के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा तो वो फिर उसको माना जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची का आपराधिक मामले हो जाएगा। देखो ये गलत, वही तो विदेशी मामले तो राष्ट्र सूची में आ जाता है, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, 11 के डी दिया हुआ है, लेकिन बी होगा, ये बी होगा आपराधिक मामले। देखते हो ना, आपराधिक मामले में राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, तो ये आपराधिक मामले हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं ना जिसपे संबंध, जैसे वन, जनसंख्या, विवाह, तलाक, आपराधिक कानून, ये सब क्या है, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। फिर है राज्य सूची के भूमि सुधारों को किया गया, ये 9वीं अनुसूची में किया गया था ना, इसमें भी देखो आंसर 12 के डी दिया हुआ है। देखो दोनों आंसर गलत है, बुक में गलत दिया हुआ, 12 के अनुसूची 10वीं अनुसूची में होगा। इसमें क्या किया था, आपको याद होगा कि संविधान का एक विशेष अनुसूची है जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। जब उस समय क्या थी ना, लैंड रिफॉर्म हो रहा था ना, मैंने पूरा बताया था अच्छे से इसको, तो अक्सर ज्यादा न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी, क्योंकि उसमें आर्टिकल्स को भी एबोलेशन हो सकता था, जैसे 14 भी हो जाता था, 21 भी हो जाता था। तो भारत सरकार ने क्या किया ना, पहला संविधान संशोधन किया 1951 में और 9वीं अनुसूची में ऐड कर दिया। इसमें बहुत सारे केस भी हुए, जैसे शंकर प्रसाद, केशवानंद, बहुत सारे आए। तो ये जो है ना, ये भूमि से है, 9वीं अनुसूची जो है वो 9वीं अनुसूची भूमि से है। ठीक है, कह रहा वर्तमान में अभी कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो देखो वर्तमान की अगर आप बात करोगे ना, वर्तमान में कुल मिला के 12 अनुसूची है, 463 अनुच्छेद है। देखो यहाँ पे 12 अनुसूची तो फिक्स है, लेकिन 463 अनुच्छेद ऐसे नहीं है, उसी का सब कुल है। मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, उसी को जैसे मान लो 14 है तो 14 एक बन गया, तो ये भी अनुच्छेद ऐसे करके है, तो लगभग 463 अनुच्छेद है। ठीक है, समझ गए बना। भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन से है जो एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो ये देती है तीसरा अनुसूची। तीसरा अनुसूची जो है ना, सॉरी पहली अनुसूची नहीं बोलती है, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारतीय संविधान को जो दी गई अनुसूचियां है ना, उनमें एक राज्यों के नाम, सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का पूरा ब्यौरा पहली अनुसूची में देती है। मूलतः संविधान को कितने भागों में विभाजित किए गए, तो लगभग 12 भागों में, 22 भागों में, हाँ 22 भागों में किया गया है। 22 भाग है हमारे संविधान में, 22 भाग 22 है, हाँ 1 में 2 में से है ना, 22 भागों में संविधान को बांटा गया है। समझ रहे हो, जैसे 6 में, भाग 6 में क्या है, कार्यपालिका है, ये सब है ना, ऐसे करके। ठीक है, फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है 312 में, 312 में कहा गया अखिल भारतीय सेवा जो होती है ना, यूनियन नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे अभी वर्तमान में आप देखोगे तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये सब क्या है, ये सब अखिल भारतीय सेवा है, इसका पूरा प्रावधान दिया गया है 312 में। जैसे अभी देखोगे 315 तो क्या है, यूपीएससी है, तो इसी तरीका से 312 में बताया गया है। 312 अनुच्छेद में ये बातें बताई गई है कि इसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। अखिल भारतीय, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, पता चल गया। जब ये वर्तमान में आईएएस आईपीएस है ना। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती में शामिल है, दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया देखोगे ना, तो राज्य सरकार का भी खुद कानून है और भारत सरकार भी खुद कानून है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का 3।